आदमी कई बार गलती करता है। कई बार गलती करता है कि ठहरे हुए पानी को देख करके उसका ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा पाता और उसमें उतर जाता है, और उतरने के बाद जो कुछ होता है वो हम सब जानते हैं। नीतीश कुमार ने शायद गहराई को नापा नहीं। नीतीश कुमार शायद उस पानी में उतर गए हैं जिस पानी से शायद उनका पानी उतर जाएगा और वो वापसी नहीं लौट पाएंगे। राजनीतिक तौर पर आज नीतीश कुमार जहां पर खड़े हैं, नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बोर्ड बिल का पूरी तरह से समर्थन किया, यानी कि उसको पास कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा दिया। लेकिन अब नीतीश कुमार की उल्टी गिनती पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार की पार्टी के कई लोग इस्तीफा देने लगे हैं दोस्तों, यानी कि विकेट एक एक करके गिरने लगा है और खतरा यहां पर अब मोदी की कुर्सी पर भी आ चुका है, क्योंकि अगर उनकी सरकार गिरेगी, नीतीश कुमार की सरकार गिरेगी, तो ये समर्थन एनडीए को दिया जा रहा है। तो क्या कुछ होने जा रहा है? वक्फ बोर्ड इतनी आसानी से दोस्तों पास नहीं हो पाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, की रिपोर्ट मैं आप लोग के सामने रखूंगा। संसद के अंदर की काफी वीडियोस हमारे साथ हैं, वो भी वीडियोस आप लोग के सामने रखी जाएंगी कि राज्यसभा के अंदर किस तरह से पैनी धारदार के साथ सीधे तौर पर यहाँ पर दोस्तों बहस अभी छिड़ी हुई है वक्फ बोर्ड को लेकर। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। आदमी कई बार गलती करता है। कई बार गलती करता है कि ठहरे हुए पानी को देख करके उसका ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा पाता और उसमें उतर जाता है, और उतरने के बाद जो कुछ होता है वो हम सब जानते हैं। नीतीश कुमार ने शायद गहराई को नापा नहीं। नीतीश कुमार शायद उस पानी में उतर गए हैं जिस पानी से शायद उनका पानी उतर जाएगा और वो वापसी नहीं लौट पाएंगे। राजनीतिक तौर पर आज नीतीश कुमार जहां पर खड़े हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि नीतीश कुमार इस वक्त में अपने अंतिम पड़ाव पर हैं या नीतीश कुमार बुलंदियों पर पहुंचने बाकी हैं। इस बात को सब जानते हैं। वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए बीजेपी के आगे पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, उसका खामियाजा क्या होगा आज इसकी बानगी देखने को मिली। पहला इस्तीफा निकल करके सामने आया है और यह पहला इस्तीफा नहीं होगा, यह बात भी बिल्कुल तय है। यह तो महज एक शुरुआत है उस तूफान की, उस आंधी की, जो न केवल नीतीश कुमार के दल तक सीमित रहेगा बल्कि इसके बाद में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तक ये पहुंचेगा। संसद में जिस तरीके से बहस हो रही है, मैंने कल भी इस बात को कहा था कि संसद में वाकई बहुत दिनों के बाद में आज सुनने को दिल करता है, इस तरीके की बहस हो रही है। कल भी मैंने तकरीबन पूरी बहस सुनी, देर रात तक मैं सुनता रहा किसने क्या क्या कहा, और आज भी पूरे दिन मैं सुनता रहा कि संसद में कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। और वाकई संसद में बड़े दिनों के बाद में कुछ ढंग का सुनने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी खड़े हुए और कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी ने बोलते हुए कहा, जिले इलाही ये हुकूमत ठसक से नहीं चलती है, इसमें हिस्सेदारी सबकी है और सबकी हिस्सेदारी से ही हुकूमत चलेगी। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे नायडू हो, चाहे मांझी हो, जब आग लगेगी तो वो आग किसी की सगी नहीं होगी और फिर चिराग सबके बुझ जाएंगे। जिले इलाही जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। सभापति महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है।
CA मिलता है। फॉर्म्स ला मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? सभापति महोदय, ये सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। सरकार की प्राथमिकताएं देश को पता। सभापति महोदय, मैं बहुत भावुक हूं आज, और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें भी की, मन से बातें की। क्योंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी की किरण देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरीके से बहस हो रही है, निश्चित तौर पर इसको सुना जाना चाहिए, और अगर बहस के आधार पर कोई निष्कर्ष निकाला जाए तो शायद बीजेपी को खुद से ही शर्म आने लग जाए कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि आंकड़े सीधे तौर पर बताते हैं कि बीजेपी जो काम कर रही है या बीजेपी जो नैरेटिव पेश कर रही है वो तो कहीं ठहरता हुआ दिखाई नहीं देता है। संजय सिंह ने आज पूरी तरह से बीजेपी को एक्सपोज कर दिया। संजय सिंह आज जब संसद में बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अगर वक्फ की संपत्तियों में संशोधन के बाद में नया कानून बनता है तो 12,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी, अलग से कमाई होगी। संजय सिंह ने कहा कि आप एक अपने दोस्त को पकड़ लाइए, नीरव मोदी को पकड़ लाइए, नीरव मोदी आपको 20,000 करोड़ रुपए देगा, 12,000 करोड़ रुपए आप गरीब मुसलमानों में बांट दीजिए और 8,000 करोड़ रुपए आप रख लीजिए। और इसके बाद में उन्होंने कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का पूरा सच आप नहीं बता रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भारत सरकार व राज्यों की सरकारों ने 365 अलग अलग जगह पर वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। कि आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की बात कही गई और कहा गया 12,000 करोड़ की आमदनी हो सकती थी। एक सुझाव मैं पूरे सदन की तरफ से इस सरकार को देना चाहता हूं। 12,000 करोड़ की आमदनी की चिंता है वक्फ की, करोड़ों मुसलमानों की चिंता है आपको। एक अपने दोस्त को पकड़ के लाइए, नीरव मोदी को 20,000 करोड़ वसूलिए, 12,000 करोड़ वक्फ को दीजिए, 8,000 करोड़ अपने पास रखिए। ऐसा करिए ना, आपको मुनाफा वाकई में मुसलमानों 12,000 करोड़ वक्फ को दे दीजिए, करोड़ों मुसलमानों का भला हो जाएगा। मान्यवर, अंतिम बात कह के आपने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से 12,000 करोड़ की आमदनी की बात कही गई है। अर्ध सत्य मत बोलिए, पूरा सत्य बोला कीजिए। सुविधाजनक सत्य मत बोलिए, पूरा सच बोला कीजिए। मंत्री जी, इसमें लिखा हुआ है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि भारत की सरकार ने, राज्यों की सरकार ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे 365 वक्फ की संपत्तियां कब्जा कर रखी हैं। आप उसके बारे में नहीं बताते? बताइए किस तरह से सत्य बोलते हैं। मैं तो जेपीसी का मेंबर रहा हूं, मुझे सब पता है। मनोज झा बोलने के लिए खड़े हुए और मनोज झा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि संसद के अंदर आज दोनों ही पक्ष पूरी तरह से तैयारी के साथ आए हैं। हम गर्दनों के साथ आए हैं और वो आर्यों के साथ आए हैं। इससे ज्यादा गहराई की बात और क्या हो सकती है? मैं जानता हूं आज दोनों ही पक्ष आए हैं तैयारियों के साथ। हम गर्दनों के साथ हैं, वो आर्यों के साथ। मैं आपके माध्यम से माननीय वाइस चेयरमैन साहब, कोई बात तलखी में नहीं बोलूंगा। किसी को आरी लेकर सदन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल सर,
आप जिंदाबाद रहें। सर एक चीज, देश का माहौल, और ये मैं गंभीरता, गर्दन लेकर आ सकते हैं जी, आरी लेकर नहीं आ सकते। सर देश का माहौल कैसा है इस पे एक नजर डाला जाए। गाहे बगाहे इकोनॉमिक बाइकॉट की बात होती है, गाहे बगाहे किसी पुरानी मस्जिद के नीचे कुछ चीजें ढूंढी जाती हैं, गाहे बगाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे सवाल उठता है। सर इस तरह के माहौल में आपके बिल का कंटेंट और आपके बिल का इंटेंट दोनों सवालिया निशान खड़े करता है। यह महत्वपूर्ण है। चिंता इस बात की नहीं है, अभी चुन के आए हैं, हम भी चुन के आए हैं, लेकिन चुन के आने के बाद बहुमत विजडम की गारंटी नहीं होता है। आप लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बहुत बड़ी बहुमत है तो सारा विजडम आप ही के पास है। संसद में आज एक वक्त ऐसा भी आया जब अमित शाह बैठे हुए थे राज्यसभा के अंदर और संजय सिंह बोल रहे थे, और संजय सिंह ने बोलते बोलते राम मंदिर का जिक्र छेड़ दिया। संजय सिंह ने बोलते बोलते कह दिया कि ये वो लोग हैं जो राम मंदिर की जमीन में घोटाला कर गए, ये लोग वक्फ की संपत्तियों के साथ में क्या करेंगे। संजय सिंह बोले कि इन्होंने अपने राम मंदिर के मुद्दे पर घोटाला कर दिया और इसीलिए इस बिल से किसी को खुश नहीं होना चाहिए। ये सबकी जमीनें लेंगे, एक एक करके सारे समुदायों की जमीनें लेंगे और उसके बाद में अपने दोस्तों को दे देंगे। और उसके बाद में आप देखिए किस तरीके से राज्यसभा के अंदर भाजपा के खेमे में एक ऐसी खलबली मच गई कि कोई अपनी सीट पर बैठने के लिए तैयार नहीं है, हर कोई खड़ा हो गया। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है, इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। बंद कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय, श्री गजेंद्र सिंह जी। सर मैं नॉट बिल्डिंग सर, आई एम नॉट बिल्डिंग। सदस्य ने चंदा चोरी किया ना सर, राम का पैसा खाया करने वाले प्रभु श्री राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। चंदा चोर है सर ये लोग, इन्होंने प्रभु श्री राम का चंदा खाया। कृपया बैठ जाए। चंदा चोरी किया सर, कृपया बैठ जाए। राम मंदिर के संबंध में सर राम मंदिर के संबंध में कहे गए सभी शब्दों को मैं कार्रवाई से निकाल रहा हूं, कार्रवाई से निकाल दिए। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी इन लोगों ने। 2 करोड़ की जमीन अयोध्या में 18.5 करोड़ में खरीदी। बात केवल लफाजियों की नहीं है, बात आंकड़ों की भी है। संजय सिंह ने ही आज बीजेपी का मैनिफेस्टो राज्यसभा के अंदर लहराया और संजय सिंह ने कहा कि यह तो वही भाजपा है जो 2009 के अंदर अपना मैनिफेस्टो वो लोगों के सामने रखती है। और उस मैनिफेस्टो के अंदर भाजपा ने कहा था कि हम वक्फ की जमीनें
जहां जहां पर अलग अलग लोगों ने कब्जा की है, सरकारों ने कब्जा की है, उनको छुड़वा करके देंगे। सीए मिलता है। और आज वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वक्फ की जमीनें वो इस तरीके से हो रही हैं कि कल को ये देश पर कब्जा कर लेंगे। ये वक्फ के अंदर अगर बदलाव नहीं किया गया तो कल को ये संसद के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। कितना बदल गई है बीजेपी। 2009 में कहते थे कुछ और आज 2025 में कह रहे हैं कुछ। खैर, इस दौरान तो बहुत लंबा अरसा बीत गया। बीजेपी बदलने में तो 2 दिन नहीं लगाती है। 2009 में आपने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो आपका लेके आया हूं, ये तो आपका डॉक्यूमेंट है, मेरे घर नहीं बना। इस मैनिफेस्टो में लिखा है इन्होंने कि 2009 के मैनिफेस्टो में लिखा है कि वक्फ की जमीनों पर जो अवैध कब्जे हुए हैं, KR रहमान की कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से हम मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बातचीत करके उसको खाली कराने का काम करेंगे। कितना दोहरा चरित्र है आपका। आपने कहा वक्फ की जमीनों को खाली कराने का काम करेंगे जिसपे कोई और कब्जा कर रखा है। मान्यवर, एक और बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप कह रहे हो कागज चाहिए, कागज चाहिए। मंत्री जी ने कहा कागज चाहिए। मंत्री जी, आपको कागज की बहुत जरूरत होती है, कागज आपको चाहिए। आपकी सरकार ने 2020 में, ये पूरे देश को देखना चाहिए, पूरे देश को सर, 2020 में मैं JPC का मेंबर था, ये कागज वहां मिला हमें। 2020 में सुप्रीम कोर्ट में, सर आप, मेरी बात नहीं आ रही सर मेरी बात नहीं आ रही। 2020 में मान्यवर, इस भारत की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में। से क्या लिखा हुआ है? 99% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब आपके मंत्री थे, उनका बयान है 100% वक्फ की संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं। तो जब आप सारी संपत्तियां डिजिटाइज कर चुके हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर चुके हैं वामसी पोर्टल में, सारे कागजात जांच चुके हैं, तो क्या आप फसाद कराने के लिए फिर से कागज मांग रहे हैं? फसाद कराने के लिए आप फसाद कराने के लिए कागज मांग रहे हैं। आप फसाद कराने वाले हिंदू हैं, हम सौहार्द फैलाने वाले हिंदू हैं। यह बुनियादी फर्क है, यह बुनियादी फर्क है। आप देश भर में फसाद, नफरत, लड़ाई, झगड़ा कराने का काम करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि क्या अब मुसलमानों को कब्र में चैन से सोने भी नहीं देंगे। ये कब्र किसी सरकार की जागीर नहीं है। और उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, भारत रत्न, उनका जिक्र करते हुए कहा कि एक वक्त में उन्होंने देश के मुसलमानों से कहा था कि यह मुल्क आपका है, और आज उनकी कब्र पूछेगी। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। सभापति महोदय, सन 1947 में दिल्ली की जामा मस्जिद की तारीखी सीढ़ियों पर खड़े होकर के भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने कहा था कि मुसलमानों कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। उस वक्त मौलाना आजाद की ये सदाएं सुन करके लोगों ने अपने सरों की गठरियां उतार करके रख दी थी। आज उसी दिल्ली में मौजूद देश की संसद में एक बिल आया है ना, अगर वाकई में जो हमसे उसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों के सबूत मांगेगा, जो उन्हीं सीढ़ियों के पास अपनी कब्र में सोए हुए मौलाना आजाद को फिर से कब्र से सदा देनी पड़ेगी कि ये जो कब्र है वो मेरी कब्र है, ये किसी सरकार की जागीर नहीं है। सभापति महोदय, मैं जहां खड़ा हूं, इसी संसद भवन के सामने सड़क के उस पार अपनी कब्र में सोए हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की कब्र है। शायद अब उस कब्र से भी सदाएं आए कि ये कब्र मेरी कब्र है, ये सरकार की जागीर नहीं है। किस तरह से सभापति महोदय, मैं वक्फ कानूनों में किए जा रहे संविधान विरोधी बदलावों के खिलाफ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। संविधान का आर्टिकल 14 हो, 29 हो, 30 हो, चीख चीख कर कहता है कि देश में सब बराबर के हकदार हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सबको अपने अपने मजहबी कामों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों का निर्माण करने का हक है और उसका रखरखाव का भी हक है। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को हर दिन कुचलने वाली यह सरकार देश के मुसलमानों से नफरत में इतनी अंधी हो गई है
कि खुलेआम देश की संसद में देश सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब झूठ बोलते हैं और देश को गुमराह करते हैं, झूठ शब्द असत्य बोलते हैं। समझने वाली बात यह है कि जब संसद के अंदर दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा की बात करें चाहे राज्यसभा की बात करें, इतने शानदार तरीके से तर्क रखे गए हैं, तब भी बीजेपी नहीं समझ रही है। एक फायदे के लिए या एक छोटे से फायदे के लिए या एक राज्य के चुनाव को जीतने के लिए इतना सब कुछ कर रही है। संजय सिंह ने कहा कि जो मां अपने बच्चों में फर्क करे वो मां सोतेली होती है। हालांकि मुझे लगता है कि सोतेली मां भी, जिसका नाम ही मां हो गया, वो फर्क कर ही नहीं सकती। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है, और ये सरकार जिसको माई बाप कहा जाता है वो सरकार ही आज फर्क करने लगी। और ये मुसलमानों की भलाई की बात कर रहे हैं, जिनका अपना कोई सांसद मुसलमान नहीं है, जो कोई सांसद इनका लोकसभा के अंदर ऐसा मुस्लिम नेता नहीं है जो इस बिल को पेश कर पाता। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है, नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की धारा 26 में लिखा, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं रखरखाव करना, धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करना, चल एवं अचल संपत्ति का स्वामित्व एवं अधिग्रहण करना तथा ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करना। यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया, यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मान्य। और आप उस संवैधानिक अधिकार को छीन रहे हैं एक गैर संवैधानिक बिल लाके। क्या क्या लिखा इस कानून के अंदर आपने, किस तरीके से आपने इस संविधान की हत्या करने का काम किया। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दो नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो, सुनना सीखो पहले। इसीलिए मैंने कहा था कि इस राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर जोरदार तरीके से बहस हुई है। वाकई ऐसी बातें कही गई जो सुननी चाहिए, और बड़ी मुद्दत के बाद ऐसी बातें सुनने को मिली। कायदे से तो संसद चलती ही नहीं है आजकल। संसद को जहां तहां जब देखो स्थगित कर दिया जाता है, विपक्ष हल्ला भी नहीं करता उससे पहले स्थगित कर दिया जाता है।
लेकिन क्या इस बिल पर कोई आखिरी उम्मीद बाकी है? सरकार इस बिल का नाम उम्मीद रख रही है, लेकिन क्या वाकई सरकार के किसी कोने सीए से मिलता है। आवाज निकल करके सामने आएगी, उसके दिल से कोई आवाज निकल करके सामने आएगी, या वाकई अब बहुत देर हो चुकी है और अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी है? और इसके बाद में अंत में चलते चलते एक बार जरा मनोज झा को सुन लीजिए। वाकई आपको लगेगा कि हां, इतना भी जरूरी नहीं था जो बीजेपी कर रही है। 2 मिनट के बाद मेरी कही गई बात भी हिस्ट्री हो जाएगी, इतिहास बन जाएगा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं मंत्री जी, डोंट हरी अप, डोंट हरी अप। इस देश के मुसलमान का इस मिट्टी पे कर्ज है और इस मिट्टी का मुसलमान पे कर्ज है। इस कर्ज के रिश्ते को व्यापारी की नजर से मत देखिए, तिजारत की नजर से मत देखिए, क्योंकि अगर वो नजर आपकी नजर में बदलाव नहीं आएगा तो माननीय उपसभापति महोदय, सब कुछ हमारा बिखर के रह जाएगा। आखिरी 1 मिनट लूंगा। मैं सोच के आया था कि क्या कहूं, और मैंने ईदगाह का जिक्र इसलिए किया। एक नूर मियां की सुरमा का भी कर सकता था, विद्रोही जी ने लिखा, उससे पहले केदारनाथ सिंह ने लिखा। लेकिन मैं अदम कोंडवी, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का आभार करते हुए मैं 2 लाइन पढ़ करके अपनी बात खत्म करूंगा। हिंदू या मुसलमान के लिए के एहसासात को मत छेड़िए, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी कुर्सी के लिए इस जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल, पता करना बड़ा मुश्किल है कौन कहां से। हम में से कोई हुण, कोई शक, कोई मंगोल दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग, छेड़िए एक जंग, मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। हाथ जोड़ करके, तो हाथ जोड़ के कहता हूं सर, इसको फिर से कंसल्टेशन के लिए भेजिए और एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को कमतर करिए, एग्जीक्यूटिव के डिसीजन को, इन्फ्लुएंस को कमतर करिए। और पूरी दुनिया नॉमिनेटेड से इलेक्टेड पे जा रही है, आप इलेक्टेड से नॉमिनेटेड पे जा रहे हो। नॉमिनेटेड लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ध्यान रखना सर। जय हिंद सर। कुल मिलाकर के सरकार के पास में आंकड़े हैं, और सरकार के पास में आंकड़ों के अलावा और भी बहुत कुछ है। ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, सरकार बनाना है, सरकार गिराना है, बहुत कुछ सरकार के हाथ में होता है। तो बिल पास करवाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो असल सवाल है वो है लोगों के दिलों को जीतना। चुनाव जीतना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी वाकई इन बातों को सुन भी रही है, या ये बातें वो बातें हैं जो अच्छी अच्छी बातें हैं, जो शायद भाजपा की समझ से परे की बातें हैं। राज्यसभा के अंदर आज जो कुछ हुआ है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, जो बहस हुई है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, और इस बिल को लेकर के जो अंतिम नतीजा होगा वो अपडेट भी आपके सामने रखें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत ऐसा करिए ना, अगर वाकई में मुसलमानों के हित की बात करते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार की उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार के कई सांसद जो है यहाँ पर इस्तीफा दे रहे हैं, कई सांसद इस्तीफा दे चुके हैं और कई सांसद इस्तीफा देने जैसी स्थिति में पहुंच चुके हैं और इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुश्किल भरा दौर है दोस्तों, जहां पर सीधे तौर पर मुसलमानों पर अटैक किया जा रहा है, ये कहकर कि ये हम तुम्हारे फायदे के लिए ला रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो गैरतमंद सांसद हैं वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे, क्योंकि तुमने स्टैंड जो लिया है वो वक्फ बोर्ड संशोधन का तुमने स्टैंड लिया है, वक्फ बोर्ड को पास कराने के लिए तुमने इसका स्टैंड लिया है। तो अब वो गैरतमंद लोग जो है इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये पहला एक इस्तीफा नहीं है, जैसा कि यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, ये पहला इस्तीफा नहीं है, ये तो शुरुआत है। कई ऐसे इस्तीफे सामने देखने को मिलेंगे जिसके बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ना तो घर के रहेंगे ना ही घाट के रहेंगे, यानी कि आने वाले वक्त में ऐसी स्थिति बन जाएगी कि नीतीश कुमार की पार्टी
खत्म हो सकती है दोस्तों। आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पूरी खत्म हो सकती है अगर इसी तरह से इस्तीफे का दौर जारी रहा तो। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।